अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंतहाई अहम मसले पे बात कर रहे हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टर्स भी बहुत परेशान हैं। और वो मसला है एंटीबायोटिक्स का जरासीमों के खिलाफ गैर मौसर होना। मतलब हैवी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बाद भी जो मर्ज होता है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उस बीमारी के जरासीम जो होते हैं वो उस दवाई के खिलाफ मज़ाहमत पैदा कर लेते हैं और फिर वो दवाई या एंटीबायोटिक जो होती है वो उन जरासीमों को नहीं मार सकती। पहले किसी भी बीमारी के लिए जब एंटीबायोटिक दी जाती थी तो वो 1 या 2 दिन में अपना असर दिखाती थी और मरीज जो होता था वो ठीक हो जाता था। लेकिन अब वही दवाइयां देने से भी मरीज जो है वो ठीक नहीं हो रहे। इसकी वजह जो है वो दवाइयां अब उन जरासीमों के लिए सेंसिटिव नहीं रही। अब इनके खिलाफ जो है मज़ाहमत पैदा हो चुकी है। जब एंटीबायोटिक्स इजाद नहीं हुई थी तो तब लोग इन्फेक्शन से मर जाते थे। जब 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक को इजाद किया जिसका नाम पेनिसिलिन था, तो उसने मेडिकल की फील्ड को हिला के रख दिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था और एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर था। और इसके बाद 1940 में बाकायदा तौर पे इसकी प्रोडक्शन हुई और 1942 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसके स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में इसके सक्सेसफुल ट्रायल्स करवाए। स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो है इसको गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इस पे सक्सेसफुल ट्रायल्स हुए और इसके बाद जो है बाकायदा तौर पे इसको मार्केट में लॉन्च किया। कहा जाता है कि आज तक जंगों में भी इतने लोग आज तक इन्फेक्शन से नहीं मरे थे जितने के पेनिसिलिन की इजाद के बाद इससे बचाए गए। शुरू में तो जब ये एंटीबायोटिक्स दी जाती थी तो ये बैक्टीरिया को किल कर देती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता हर बैक्टीरिया जो है ये अपने अंदर मज़ाहमत पैदा करता है, क्योंकि इन बैक्टीरियाज के अंदर जो है जेनेटिकल चेंजेस होती रहती हैं जिनकी वजह से इनके अंदर एंजाइम्स पैदा हो रहे होते हैं। और यही एंजाइम्स जो होते हैं इन एंटीबायोटिक्स का तोड़ होते हैं, इनको नकारा बना देते हैं। तो इसीलिए पेनिसिलिन जब बनाई गई तो उसके बाद एम्पिसिलिन बनी। जब एम्पिसिलिन को भी इन जरासीमों ने नकारा बनाया तो हमने उन जरासीमों को नकारा बनाने के लिए हमने एम्पिसिलिन के साथ कैलवुलेनिक एसिड को मिला दिया। लेकिन इसके बाद भी एंटीबायोटिक की बहुत सारी जनरेशंस बनाई गई, लेकिन इन जरासीमों ने उनके खिलाफ भी रेजिस्टेंस पैदा की। उसके बाद रिसेंटली पैराडेमिक की वजह से, गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की वजह से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मजीद नकारा हुई। इस रिसेंटली कोविड पेंडेमिक की वजह से एक हैरानकुन बात यह हुई कि जो एंटीबायोटिक्स का कार्बापेनम ग्रुप जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप माना जाता था वो भी नकारा हो गया, उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस पैदा हो गई। दुनिया भर में जिन बैक्टीरियाज को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है वो है ग्राम नेगेटिव एनारोब्स। इस पेंडेमिक में ग्राम नेगेटिव एनारोब्स को ट्रीट करने के लिए जितनी भी एंटीबायोटिक्स थी अलोन या कॉम्बिनेशन में वो भी रेजिस्ट कर चुकी हैं। जब डॉक्टर्स के पास सीरियस बीमारी के साथ मरीज आते हैं तो वो जब उनका सेंसिटिविटी रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो रेजिस्ट कर चुकी होती हैं। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ नई एंटीबायोटिक्स बना ली हैं, कुछ पुरानी के साथ कॉम्बिनेशन में और कुछ अलोन, जिनसे इन नेगेटिव बैक्टीरियाज को भी ट्रीट किया जा सकता है। लाइक सेफ्टेजिडेम को अब एविबैक्टम के कॉम्बिनेशन में बनाया गया है जो कि एक 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है। और इसके बाद सेफिडेरिकॉल, सेफ्टेलोजैन को टेजोबैक्टम के कॉम्बिनेशन में बनाया गया। इसके अलावा कार्बापेनम ग्रुप की जो मेरोपेनम ऑलरेडी यूज हो रही थी तो इसको कॉम्बिनेशन में बनाया गया वेबोरबैक्टम के। तो ये भी अब नेगेटिव एनारोब्स को अच्छे तरीके से ये कवर कर सकती हैं। अब हम सबका ये इखलाकी फर्ज बनता है कि एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल और इनको इसका बेजा इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें ताकि एंटीबायोटिक्स को सेव किया जा सके और लंबे अरसे तक इन्हीं एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जा सके।